सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं अपन अपना हिंदू एनालिसिस 6 जून के लिए। सो रेडी हैं आप लोग? सो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट? तो आप वहां से जाके जोड़ सकते हैं। चलिए तो अपन अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। रिकम्पन कैप्चर्ड इन थाने डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड अ न्यू होम इन कालागढ़ टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है? यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है कि थोड़ा सा अपन एलिफेंट्स के बारे में जान लें कि एलिफेंट्स के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? जैसे अपन देख रहे हैं कि स्पीसीज के ऊपर यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। तो इसके बाद अपने को टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानना चाहिए। हर साल सेंचुरी हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए और नेशनल पार्क्स हो गए, ये तो आपके रहेंगे पेपर में, राइट? तो अगर आप इनको करके जा रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा एज पे रहते हैं, राइट? तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग से कि अपन को कौन से ध्यान होना चाहिए। तो सरिस्का आपको ध्यान होना चाहिए, कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर, मुकुंदरू, ये सारे के सारे कहाँ है? राजस्थान, राइट? उसके बाद अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं, राजाजी, कॉर्बेट, ठीक है, ये दोनों एक जगह हैं अपने। उसके बाद अपन आएंगे दुधवा, वाल्मीकि, पीलीभीत, ये कहाँ है? यूपी, राइट? इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कामलांग, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश, राइट? इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए, राइट? दाम्फा कहाँ है? मिजोरम, याद रखेंगे। काजीरंगा, असम, राइट? मानस, असम, राइट? उसके बाद आपको और क्या याद रखने हैं? हाँ ठीक है, पेरियार कहाँ होगा? केरला, ठीक है? चीज का याद रखेंगे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। नागरहोल, कर्नाटका। सत्यमंगलम आपको ध्यान होना चाहिए, कहाँ आता है? राइट? मधुमलई, अन्नमलई, परबुकुलम, बंदीपुर, ये सारे के सारे आपको ध्यान होने चाहिए। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपके, ठीक है? तदोवा, अंधेरी, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, राइट? इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है? कान्हा मध्य प्रदेश में आता है। सुंदरबंस कहाँ आता है? कहाँ होगा बताएं, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है तो वेस्ट बंगाल में आता है। सिमलीपाल, उड़ीसा, ठीक है? तो जब भी आप टाइगर रिजर्व्स को पढ़ रहे हैं ना, इनके रिलेटेड आप एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको ये याद करना है, ठीक है, जैसे राजस्थान के याद करना है आपको, सारिस्का, रणथंभौर एंड मुकुंदरा, तो SRM करके आपने एक ट्रिक बना ली, ठीक है? RMS करके ट्रिक बना ली। तो ऐसे आप चीजों को याद करते रहें तो इजीली आप चीजों को याद कर पाएंगे। अगर आप एक साथ याद करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, राइट? सो आप हर दिन एक एक स्टेट का उठाइए, एक स्टेट को आप स्टेट की सेंचुरी, उस स्टेट के टाइगर रिजर्व्स, उस स्टेट के नेशनल पार्क्स, उस स्टेट के रिवर्स, ठीक है? तो ऐसे 28 स्टेट्स 28 डेज में आपका एक महीना रेडी पूरा का पूरा, राइट? सो ऐसे आप चीजों को याद कर सकते हैं। एक साथ बदल लेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, राइट? तो ऐसे चीजों को आसान करने की कोशिश कीजिए तो आप इजीली लर्न कर पाएंगे इनको, राइट? सो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो नेक्स्ट आर्टिकल कहता है मॉनसून स्टेयर्स एट साइक्लोन थ्रेट। सो आज अपने लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइक्लोन के ऊपर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट? और जैसे अपन देख रहे हैं कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा है 2023 में, राइट? तो अब अपने लिए ये चीजें और पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि अगले साल सेम पूछेगा, सेम वेटेज का, लेकिन अपने को एक ध्यान रखे जाना होगा, क्या पता वापस पूछ ले, राइट? सो आज आपके लिए मैं मेंस के क्वेश्चन भी लाया हूँ साइक्लोन से रिलेटेड, तो अपन उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द वर्ड साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस, मीनिंग अ कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. It was coined by Henry Whittington because the tropical storms in the Bay of Bengal in the Arabian Sea appear like coiled serpents of the sea. तो इसको मैंने आपको क्यों प्रेजेंट किया है, इसको आपको क्यों पता होना चाहिए, ठीक है? अब जब आप अपना आंसर स्टार्ट करते हैं ना, इंट्रो में आप ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। द वर्ड साइक्लोन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग आर कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? इससे आपको सामने वाले को क्या पता पड़ता है कि हाँ उनको उस टर्म के बारे में पता है, फिर वो आप उसके फीचर्स बता सकते हो अपने आंसर्स में। तो आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है जिससे आप इजिली आंसर्स को बना पाते हो, चीजों को समझ पाते हो और आंसर आउट कर पाते हो। आज अब से अपन पूरे साल तक अपने मेंस के आंसर्स को कैसे लिखा जा सकता है वो अपन एडिटोरियल से ही सीखेंगे मोस्टली, राइट? कि एडिटोरियल में अगर कोई चीज आई है तो उससे लेंगे, उठाएंगे, उसी से अपना इंट्रो बनाने की कोशिश करेंगे,
जिससे अगर आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वो धीरे धीरे खत्म होने की कोशिश होगी। तो चलते हैं अपन थॉट साइक्लोन्स के बारे में जानते हैं कि साइक्लोन्स कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप्स के साइक्लोन होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज आपको इतना समझा दिया जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अपन टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, जो कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं या फ्रंटल साइक्लोन्स और वेव साइक्लोन्स। तो इन चारों में से कोई भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, राइट। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, राइट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। The World Meteorological Organization uses the term tropical cyclone to cover weather systems in which the winds exceed gale force minimum of 63 km per hour। तो जो भी विंड स्पीड्स होती है ना, वो 63 km per hour अगर एक्सीड कर रही है तो उसको अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, राइट। ये किसकी डेफिनेशन में डिफाइन कर रखा है इन्होंने? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक टर्म में बता रखा है, राइट। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। The tropical cyclones develop in the region between the tropics of Cancer, tropic of Capricorn। तो किसके बीच में फॉर्म होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिल्म्स में इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म इन द पोलर रीजन्स। तो आप बताएं सही होगा या गलत होगा? मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। दे आर लार्ज स्केल वेदर सिस्टम डेवलपिंग ओवर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स वेयर दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सरफेस विंड सर्कुलेशन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर इन टेम्परेट रीजन्स एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, though they are known to originate in the polar regions। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में क्या बताना चाहिए? टेम्परेट जोन्स में होते हैं या हाई लैटिट्यूड में, लेकिन मोस्टली वो पोलर रीजन्स में भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ? टेम्परेट रीजन्स में, मोस्टली जिनका ओरिजिनेशन माना जाता है पोलर रीजन्स। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा अपन और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जानते हैं। The tropical cyclones are violent storms that originate over oceans in tropical areas and move over to the coastal areas, bringing about large-scale destruction caused by violent winds, very heavy rainfall and storm surges। तो ये अपने को पता है। अगर अपन न्यूज देखते हैं तो थोड़ा सा अपने को पता है कि हर साल अपने को कोई ना कोई साइक्लोन हिट करता है कोस्टल लाइन पे, और उससे कितना डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज इन द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर फॉर्म ट्रॉपिकल ओशियंस। तो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में आपको क्या डिफरेंस याद रखना है, राइट। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर। तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी किसी फिल्म से बोल देगा दिस कंडीशन सेटिस्फाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो यहाँ वो 27 डिग्री सेल्सियस की जगह डाल देगा 57 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नहीं 27 डिग्री सेल्सियस होता है। लास्ट सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 20 डिग्री सेल्सियस। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हायर देन होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ द कोलोरिस फोर्स, तो कोलोरिस फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एब्सेंट होगी तो नहीं काम बनेगा, राइट। स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, तो वेरिएशंस चलेंगे विंड स्पीड में। अ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अपन क्या जानते हैं, अगर एयर कहां से कहां फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। जहां पे साइक्लोन फॉर्म हो रहा है वहां पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा। इस चीज का ध्यान रखें। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो ये कुछ 5 पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। अगर ये प्लेन्स में रिपीट होते हैं तो आप इजिली आंसर आउट कर पाएंगे। अगर मेंस में भी आपको इनको यूज करना है तो आप इजिली इन चीजों को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए आज कुछ इंडिया साइक्लोन कॉरिडोर्स करके एक मैप लेके आया था कि जो सबसे ज्यादा प्रोन है साइक्लोन से। तो ये आप मैप बता पाएंगे, राइट। जो मॉडरेट्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा आपको अलग से हाईलाइट कर रखा है, राइट। जो कोस्टल एरिया प्रोन टू सुनामी, तो आप ये देखिए ये सुनामी के लिए ज्यादा प्रोन है, जो डॉटेड लाइंस में, राइट। तो अपनी कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516 किलोमीटर्स लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन। 76% ऑफ इट्स प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामीज। तो देखिए अपन कितने प्रोन है सुनामीज और साइक्लोन्स को लेके। तो अपने को आने वाले टाइम में जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ओशन, ठीक है, मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अपन काफी थ्रेट में रह सकते हैं, क्योंकि अपने जो ये कोस्टल स्टेट्स हैं इन सब पानी में जाने के चांसेस पूरे रहेंगे, राइट। आप इस मैप को डायरेक्टली आपके आंसर्स में यूज करेंगे। अगर साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया ना तो आपको ये जरूर बताना है। ये आपका 1+ मार्क बिल्कुल कराएगा। अगर आपके 5 मार्क्स आ रहे थे तो आपके 6 मार्क्स आएंगे वही क्वेश्चन में, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसको यूज करें। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे।
सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है डीलिंग विद डीप फेक्स। डीप फेक्स और डीप न्यूड्स आर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स यूज एआई सॉफ्टवेयर टू सुपरइम्पोज अ डिजिटल कंपोजिट assembling multiple media files to make a final one onto an existing video, photo और audio। तो अपन आज काफी टाइम देख रहे हैं कि आज अपना जो फेस है वो किसी और के साथ लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बराक ओबामा का, राइट। तो हर जने के साथ आज ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका अपन देखते हैं आगे और क्या बताते हैं। AI algorithms transfer a person's words, head movements and expression onto another person so seamlessly that it becomes difficult to tell that it is a deepfake unless one closely observes the media file। तो आप देखिए कि वो बिल्कुल रियल की तरह फील होता है। It has become one of the modern frauds of cyberspace, along with the fake news, spam, phishing attacks, social engineering, frauds, catfishing, academic fraud. It can be used to create fake pornographic videos to make politicians appear to say things that they did not. So the potential for damage to individuals, organizations, and the society is vast. तो ये आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जाना है, या मेंस भी पूछा जाना है, या इंटरव्यू में पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोसाइटी, इंडिविजुअल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको काफी डैमेज पहुंचा सकता है एज ए कंट्री ऑल्सो। ठीक है, इंडिविजुअल्स तो आप इफेक्ट होते ही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी इफेक्ट होती हैं, सोसाइटीज भी इफेक्ट होती हैं, लेकिन एज ए कंट्री भी आप काफी इफेक्ट हो सकते हो कि अगर आपके यहाँ पे ऐसे केसेस आने लग गए जो अपन देख रहे हैं कि आ रहे हैं धीरे धीरे, राइट। उससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली प्रॉब्लम आपको इकोनॉमी से रिलेट करती है, राइट। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो अगर अपने को इसका मेंस का आंसर लिखना होगा तो अपन कैसे लिखेंगे, आप इंट्रो कैसे लिखेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान पड़ा हो तो आप मुझे जरूर बताएं, राइट। तो अगर मैं आपको इसके थोड़े चैलेंजेस बताऊं कि और चैलेंजेस क्या हैं आज इसके, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, लोगों की प्राइवेसी थ्रेट में आ रही है, राइट। किसी को अगर मैनिपुलेट करना हो, तो किसी को ब्लैकमेल करना हो, तो उसके लिए काफी इजी मीडियम बन गया है, राइट। कोई भी किसी को भी किसी तरह से ब्लैकमेल कर पा रहा है आज के तरीके में, ठीक है। सो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन को वे फॉरवर्ड लिखना है तो अपन को पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी कि उस पर अपन इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर पाए, ठीक है। अपन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हाँ, अगर अपन को इससे डील करना है तो अपन नेशनल लेवल पे कैसे डील करेंगे, क्योंकि एज ए कंट्री आपको काफी इफेक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, राइट। अपन एआई जैसे लोग एआई को यूज करके ही इसको थ्रेट की तरह यूज कर रहे हैं, तो अपन एआई को यूज करके इसको कैसे रिवैम्प कर सकते हैं, अपन को वो चीज देखने की जरूरत रहेगी। तो अगर इसके ऊपर कोई और आर्टिकल आता है तो हम इसके लिए आपके एडवांटेजेस, इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स और रेडी करवा दूंगा, राइट। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है नॉट सो ओपन लर्निंग। सो ये है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, राइट। सो यूजीसी क्लेम डाउन ऑन डिस्टेंस एजुकेशन इज ओपेक एंड गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। सो अपन देखते हैं डिस्टेंस एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन उससे पहले अपन ये देखेंगे कि इंडिया में एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है, कुछ लॉज बने हुए तो क्या है, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं तो क्या है, राइट। उसके बाद अपन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45, आर्टिकल 39 DPSP has a provision for state as well as the equitable and accessible education। तो क्या बात करते हैं, इक्विटेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए एजुकेशन सबको, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ये डायरेक्टली जो मैं आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स या कुछ आपके लिए इंट्रोस लेके आता हूँ ना, स्पेशली वो आपके मेंस के आंसर के लिए लेके आता हूँ, कि अगर आपने आज वीडियो देख ली तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो आप उसको डायरेक्टली आंसर आउट करें, राइट। The 42nd Amendment to the Constitution 1976 moved education from the state to the content list। देखिए 42nd अमेंडमेंट आपको वैसे भी ध्यान होना चाहिए, इस साल भी आपके प्लेन्स में फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो अमेंडमेंट यूपीसी पूछता ही रहता है, हर साल एक क्वेश्चन या एक स्टेटमेंट अमेंडमेंट के ऊपर रहेगी, तो आपको पढ़ के जाना है। क्या पता आने वाले टाइम में पूछ ले कि हाँ भाई कौन से अमेंडमेंट से एजुकेशन को अपन ने कंटेंट लिस्ट में डाला, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। द एजुकेशन पॉलिसीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड अ ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट, ठीक है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ती है, but it is not mandatory। For instance, like Tamil Nadu does not follow the 3 language formula prescribed by the first education policy in 1968, ठीक है।
मैंडेटरी नहीं है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होगा, राइट। आपके ऊपर डिस्क्रिशन पावर भी रहेगी कि हाँ आपकी इच्छा है तो करें, आपकी इच्छा ना है तो ना करें। The 86th Amendment in 2002 made education an enforceable right under Article 21A, right? तो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इन्फोर्सेबल राइट बना दिया गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन से आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं आप लोग कितना पॉलिटिको पढ़ रहे हैं और कितना आप लोग को याद है, राइट। सो आर्टिकल 21 के अंदर आज एजुकेशन आती है, जहां अपन बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो चलिए इससे रिलेटेड ही आ गया रिलेटेड लॉस। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years, इन्फोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो क्या देखिए क्या बोलता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या बोलता है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 14 years तक कंपलसरी, इन्फोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने जो आपको बताया कि आज अपने आर्टिकल 21 के अंदर इसको अपन ने फंडामेंटल राइट बना रखा है। इट ऑल्सो मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वे डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो आप ये देखिए, अगर अपने किसी को प्रमोट करना है तो अपन उसको एक रिजर्वेशन की तरफ प्रमोट कर सकते हैं। इसके काफी डिसबेनिफिट्स भी हैं, लेकिन अगर अपन को उनको ऊपर लाना है तो अपन ये बिल्कुल एक सही क्राइटेरिया बनता है उनको ऊपर लाने के लिए, राइट। सो 25% रिजर्वेशन रहेगा तो उनको एजुकेशन इजिली एक्सेसिबल हो पाएगी। ठीक है, अपन कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। The use of IT in education are a result of NEP of 1981, right? So जो पहले एजुकेशन पॉलिसीज आई थी, ये सारों से रिलेटेड काफी लॉज आए गए थे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड काफी सारे नए लॉज बन रहे हैं, तो अपने को उस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपन सारा कवर ना कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज अपन ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखे, रिलेटेड लॉज देखे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे, ठीक है। तो आज अब अपन जब रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ध्यान है, रिलेटेड लॉज ध्यान है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ध्यान है एजुकेशन से रिलेटेड। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं इन सारी चीजों को तो अपने आंसर्स में लिखूंगा ही लिखूंगा, राइट। और यहाँ पे आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। सॉरी गाइस, ये छूट गया होगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है द डिकेड लॉन्ग सर्च फॉर अ रेयर ग्रीक बोसोन डिकेज कंटिन्यूज। सो आज हिग्स बोसोन पार्टिकल के ऊपर आर्टिकल था पूरा का पूरा। अब आप पूछेंगे सर ये हमें क्यों बता रहे हैं कि 2013 2018 डायरेक्टली हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, राइट। अगर अखबार में आया है तो आने वाले टाइम में 2024 में वापस रिपीट कर सकते हैं, राइट। तो आज अपन जानेंगे हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में। तो एक स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, मतलब स्टैंडर्ड मॉडल है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे कि अपन पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, राइट, या उनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 फंडामेंटल मैटर्स से मिलकर बनता है, ठीक है। इन सारी फोर्सेस का इसमें यूज होता है, लाइक क्वार्क्स, लेप्टन्स, लाइक ये सब न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं जो अपने को मदद करती हैं। द मॉडल वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s एंड स्टिल कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी कवरिंग द फाउंडेशंस ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो अगर ये आ जाए हिग्स बोसोन पार्टिकल, सॉरी गाइस, हिग्स बोसोन पार्टिकल फिजिक्स नेक्स्ट द फॉलोइंग में आ जाए तो ये बिल्कुल सही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। इट प्रिडिक्ट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड पार्टिकल्स सच एज द हिग्स बोसोन। Although this model is yet incomplete and falls short of an explaining general relativity description of gravity, तो अभी तक ये मॉडल इन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। Why is the universe expanding ever faster? Why there is more matter than antimatter? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये देखिए अपना प्लेन्स का क्वेश्चन 2013 का। The efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What is the matter importance of discovering this particle? It will enable us to understand why elementary particles have mass. तो देखिए मैंने पढ़ा ना, उसके रिलेटेड ही वर्क कर रहा है, मास से रिलेटेड वर्क कर रहा है, पता लगा रहा है कैसे वर्क करती हैं चीजें। It will enable us to be the new feature to develop the technology of transferring matter from one point to another without transferring the physical space between them.
तो यार मैंने कहीं नहीं पढ़ा है आपको ये कि इस कहीं भी चीज बोली गई हो, तो सेकंड अपने आप गलत हो जाता है। इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यार मैंने आपको कहाँ बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है या समथिंग कुछ ऐसा फ्यूल्स के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो थर्ड गया, अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, राइट। तो ये था आज अपना कुछ एडिटोरियल्स का टॉपिक। अपन आप देखते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन्स इन प्रोन एरियाज गिवन बाय द IMD 2022 में पूछा गया। तो देखिए कितने अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। Tropical cyclones are largely confined to the South China Sea, the Bay of Bengal and the Gulf of Mexico. तो मैं आपको बताया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपसे पूछा जाएगा। The recent cyclone on the east coast of India was called Feline. How far the tropical cyclone name across the world? ये देखिए कलर कोड वेदर वेकनिंग्स, ठीक है, नेम्स कैसे दिए जाते हैं, ये सिर्फ वहां पे क्यों पाया जाता है। तो साइक्लोन्स के बारे में ना आपके पास 1 पेज या 2 पेज के फुल नोट्स होनी चाहिए रेडी, कि भाई कंडीशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेम कौन देता है, कलर कोडेड वेदिंग्स क्या होती है। तो अगर इनसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन वापस बने तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाए। सो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ।